नमस्कार दोस्तों, पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रियम्बल के बारे में बात किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताया था। प्रियम्बल जो है उससे चार चीजें आपको पता चली थी। एक तो सोर्स के बारे में पता चला था, डेट ऑफ इनैक्टमेंट के बारे में पता चला था, फॉर्म के बारे में पता चला था, इंडिया का फॉर्म क्या होगा, और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई थी। ये पास्ट के बारे में भी बात करता है प्रियम्बल, आपका प्रेजेंट के बारे में भी बात करता है और फ्यूचर के बारे में भी बात करता है। ये बातें हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में आपके, और मैंने आपको बताया था कि ये रेजोल्यूशनरी पार्ट को भी शो करता है, ये आपका डिक्लेरेटरी पार्ट को भी शो करता है और आपके प्रोमिसरी पार्ट को शो करता है। पूरा प्रियम्बल्स में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है और ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है, जो सोर्स बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूटिलाइज करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था और उन्हीं के द्वारा उसे ड्राफ्ट और इनैक्ट किया गया था। और इसीलिए हमारे जो संविधान है उसका जो स्रोत है वो माना जाता था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, किसी चीज को जो रिजॉल्व किया था, सोलेमली रिजॉल्व किया था, बड़ी गंभीरता के साथ कंसिडरेशन किया था और ये डिसाइड किया था कि इंडिया का फॉर्म क्या होगा, इंडिया का प्रारूप क्या होगा, इंडिया का रूप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ओरिजिनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो इंडिया जो है उसकी ओपनिंग लाइन में तीन बातें थी जो इंडिया का फॉर्म शो करता था। इंडिया जो होगा वो सॉवरेन होगा, इंडिया जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक होगी एंड रिपब्लिक होगी। ये तीन वर्ड्स थे और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा उसमें दो वर्ड फर्स्ट लाइन में जोड़े गए थे। टोटल तीन वर्ड्स जोड़ा गया है प्रियम्बल में सो फॉर टुडे। तो दो शब्द थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और तीसरा जो वर्ड था वो इंटीग्रेटेड था। अब इन्हीं वर्ड्स को, जो की वर्ड्स हैं इनके, इन्हीं वर्ड्स को देखा जाएगा। पहला जो वर्ड है वो है सॉवरेनिटी। इंडिया जो है वो कैसी कंट्री होगी, वो सॉवरेन कंट्री होगी। सॉवरेनिटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि भारत का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट के द्वारा, द नेम ऑफ द एक्ट वॉज, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसे पारित किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और जिसे इन्फोर्स किया गया था, जो लागू किया गया था, वो 18 जुलाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस डेट को ये एक्ट आपका लागू किया गया था, तो 18 जुलाई 1947 को ये लागू किया गया था। और 15 अगस्त 1946 को 15 अगस्त 1947 को भारत का जो है वो विभाजन होता है। इंडिया जो डिवाइड हुई थी बाय दिस एक्ट, दो डोमिनियन में बटी थी, और पहला जो था वो आपका इंडिया और दूसरा जो है वो पाकिस्तान। यानी इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन पैदा हुए इस एक्ट के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, which was passed by the British Parliament और इन्फोर्स हुआ था 18 जुलाई 1947। और इस एक्ट के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन आए, डोमिनियन। तो आपको मैंने बताया कि 1947 के पहले इंडिया जो थी उसका जो नेचर था वो कॉलोनी थी, ब्रिटिश उपनिवेश था, कॉलोनी थी। और 1947 से लेकर के 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 तक जो इसका स्टेटस था वो डोमिनियन का स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस। और कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, भारत के संविधान के लागू हो जाने के बाद से इंडिया जो है वो सॉवरेन कंट्री बनी। सॉवरेन तीन स्टेटस को बताता है यहां पे। पहला स्टेटस एज अ कॉलोनी बिफोर द 15 अगस्त 1947, और इसके बाद से 26 जनवरी 1950 तक ये डोमिनियन स्टेटस था। और उसके बाद 26 जनवरी के बाद इंडिया कैसी हो गई, और ये बात जो है आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इससे सोलमली रिजॉल्व किया गया था कि हमारे जो इंडिया का फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सॉवरेन कंट्री होगा। इन जनरल द टर्म सॉवरेनिटी
जो है वो सॉवरेंटी का मतलब क्या है, किसी कंट्री को कब कहोगे कि आप वो सॉवरेन है? सामान्य तौर में कि कोई भी कंट्री यदि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है टू टेक द डिसीजन, ऐसे निर्णय को लेने के लिए यदि वो समर्थ है और वो कॉम्पिटेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, तो ऐसा माना जाता है कि वह देश आपका जो है वो सॉवरेन है। इंटरनेशनल लॉ में जब भी हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट का मतलब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, नेशन को रिप्रेजेंट करता है। व्हेनेवर वी यूज द टर्म स्टेट्स इन इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल मैटर्स, तो आपके माइंड में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो किसी कंट्री के बारे में बात की गई है। हमारे यहां एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन किया गया था जो उरुग्वे में किया था। उरुग्वे की राजधानी जो कैपिटल है वो कौन सी है? मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो हुआ 1933, 26 दिसंबर। स्टेट्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एक कन्वेंशन जो हैपन हुआ वो 26 दिसंबर 1933 को, जैसे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहा गया। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। और ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स के बारे में था, राज्य के जो अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में कन्वेंशन था। और वहां पे उसके आर्टिकल 1 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है आपसे कि स्टेट जो होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आर्टिकल 1 में बताया गया है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के। आर्टिकल 1 में पहली चीज कहता है कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होगी, देयर मस्ट बी अ सर्टेन पॉपुलेशन एंड डिफाइंड ए टेरिटरी। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी स्टेट का वो क्या होगा? डिफाइंड कैरेक्टर, ये डिफाइंड टेरिटरी होगी। और थर्ड जो है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैपेसिटी टू एंटर अ रिलेशन विद द अदर स्टेट्स। किसी भी स्टेट के पास यदि ये कैपेसिटी है कि वो किसी अदर स्टेट के साथ रिलेशन में एंटर कर सके, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड दिस capacity to enter into the relations or to establish a relation with the other country, that is known as the sovereignty। ये क्या है? उसकी संप्रभुता है। किसी कंट्री के साथ वो क्या कर सकता है? संबंध में आ सकता है। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का आर्टिकल 1 जो है वो स्टेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। पहला कौन सा है? पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा क्या है? उसकी ये कैपेसिटी कि अन्य राज्यों के साथ वो संबंध में। राज्यों का मतलब मैं जब भी बोलूं इसका मतलब वो कहा है? नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उत्तराखंड यूपी नहीं है, वहां पे वो कंट्री और नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सॉवरेंटी है। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, 2020 या 21 के यूपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या क्या होना चाहिए स्टेट्स में। तो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? वो सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी है क्या? मैंने आपसे बताया कि यदि किसी भी स्टेट का यदि पर्सनिफिकेशन किया जाए तो इट इज जस्ट कंसिडर एज अ सोल ऑफ अ स्टेट। ये किसी भी स्टेट का क्या हो जाता है? सोल हो जाता है, ये आत्मा है। यदि राज्य को हम व्यक्ति के तौर पर माने तो आत्मा क्या है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन की? दैट इज द सॉवरेंटी। इसका मतलब यदि किसी भी स्टेट से यदि उसकी सॉवरेंटी समाप्त हो जाए या किसी भी शरीर से उसकी आत्मा समाप्त हो जाए तो वो समाप्त हो जाता है, बेकार हो जाता है। यानी इसके स्टेट का जो स्टेटहुड है वो समाप्त हो जाएगा यदि उसकी सॉवरेंटी समाप्त हो गई, उसका राज्यत्व तो जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सॉवरेंटी क्या है आपकी? एक इंपॉर्टेंट, एक सब्सटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी राज्य के राज्यत्व को लाने के लिए। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी वो स्टेट की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज वो स्टेट नहीं होगा। एक इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है आपके यहां, रिकॉग्निशन की थ्योरी। कौन सी थ्योरी?
रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता, रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन में दो थ्योरी काम करती हैं। पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, और दूसरा जो है आपका वो डिक्लेरेटरी थ्योरी है, बेस्ड है आपका डिक्लेरेटरी। पहला कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। पहली थ्योरी ये कहती है कि किसी भी स्टेट में यदि ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे तो वो आपका स्टेट बन जाएगा, स्टेटहुड आ जाएगा, उसमें स्टेटहुड, राज्यत्व के लक्षण आ गए तो वो उसे स्टेट मान लिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कह रही है। यानी क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन हो गई, क्या होना चाहिए? डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेनिटी। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि वो स्टेट हो गया, उसे स्टेट माना जाएगा, उसे मान्यता दी जाएगी। डिक्लेरेटरी थ्योरी कह रही है कि भले ये चार स्टेट्स के चार कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही उसमें आ जाए, लेकिन उसे जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तक उसे आप डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक वो स्टेटहुड को नहीं प्राप्त कर पाएगा, राज्यत्व तो स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये अपनी अपनी थ्योरी को लेकर के चलती हैं। ठीक है, आज भी ये मान्यता का खंड है। ये जो मान्यता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है आपका? इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये रिकॉग्निशन डिफैक्टो भी होता है, ये जो रिकॉग्निशन है डिज्यूरे भी होता है। बहुत ज्यादा लॉ में आपको नहीं लेके जाना चाहता हूं। कभी कभी इंप्लाइडली ये हो जाता है, यानी आपने डिक्लेरेशन नहीं किया लेकिन आप उसके साथ रिलेशन और स्टैब्लिश कर लिया, तो इसका मतलब इंप्लाइडली यू हैव रिकॉग्नाइज्ड, आपने उस कंट्री को क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। सिंपल सी बात है, मान लो यक्स एक कंट्री है और इस यक्स कंट्री के पास चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आपने इसे डिक्लेयर तो नहीं किया एज अ स्टेट, लेकिन आपने इसके साथ क्या कर लिया है? आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लिया है। इट मींस impliedly you have recognized the X country। आपने क्या कर लिया? उसे impliedly recognize कर लिया। ठीक है, तो मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं, सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका है? स्टेटहुड का है। कहां पे बताया गया? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में। किस ईयर आया है? 1933 में। किस डेट को ये आया है? 26 दिसंबर को। और जो इन्फोर्स हुआ है ये 26 दिसंबर को ही इन्फोर्स हुआ है 1934 में, एक साल बाद। कब हुआ ये कन्वेंशन? और ये किसके बारे में है? राइट एंड ड्यूटीज। ये बताता है कि आपके स्टेट में क्या होगा? सॉवरेनिटी होगा। सॉवरेनिटी वर्ड जो है ये बॉडिन ने दिया था। किसने दिया था? द टर्म सॉवरेनिटी ये जो आया था ये बॉडिन के द्वारा क्वाइन किया गया था। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, जो आपके प्रीएम्बल में एज अ कीवर्ड फर्स्ट वर्ड यूज किया गया है। तो सॉवरेनिटी टर्म जो है वो क्वाइन किया गया किसके द्वारा? और ये वर्ड बॉडिन ने, इन्हें बोधा बोला जाता है, बॉडिन लिखा जाता है। और ये जो सॉवरेनिटी है ये कहां से आई है? सॉवरेन से आई है। कहां से आई है? सॉवरेन से आई है। एंड सॉवरेन वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है। क्या है? फ्रेंच वर्ड। एंड दिस सॉवरेन, इस फ्रेंच वर्ड से क्या आया है? लैटिन वर्ड आया है, दैट इज सुपर एनस। क्या आया है? सुपर एनस। ये कौन सा वर्ड है आपका? ये लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। क्या होता है? सुप्रीम पावर। ये देख रहे हैं आप, मैंने आपसे कहा कि सॉवरेनिटी जो है वो कहां से आई है? फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड कौन सा था आपका? सॉवरेन था। और इस फ्रेंच वर्ड से क्या आया? सुपर एनस। ये कौन सा वर्ड है आपका? लैटिन वर्ड है। और इस सुपर एनस से क्या आया है? आपकी सॉवरेनिटी। क्या आई है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम पावर। क्या हुआ? सुप्रीम पावर। इसका मतलब नो वन इज अबव द सॉवरेन। कोई भी व्यक्ति जो है वो सॉवरेन से ऊपर नहीं होता है, सुप्रीम पावर को होल्ड करता है। ठीक है, अब मैं इसकी हिंदी में बात करूं आपसे, तो ये क्या है आपका? ये संप्रभु है। क्या है? संप्रभु। इसे तोड़िए जरा। संप्रभु का मतलब क्या हो गया? लाइक अ गॉड। किसके समान है ये? प्रभु के समान है। ठीक है, अब जो गॉड को नहीं मानते होंगे उनके लिए व्याख्या काम ना कर पाएगी। ठीक है, प्रभु के समान का मतलब क्या हुआ? हाँ, द पर्सन हु डोंट रिकॉग्नाइज, है ना, हु डजंट रिकॉग्नाइज द गॉड, तो उनके लिए तो प्रभु का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप मानते हैं तो ये प्रभु आपके हैं, अपने हैं। ठीक है, तो ये ऑलमाइटी की बात कर रहा हूं, सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इसका मतलब जो संप्रभु है वो किसके समान होना चाहिए? गॉड के समान होना चाहिए। और इसी के आधार पर मैं आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा कि गॉड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मानते हो, अपने ऑलमाइटी की जो मानते हो, जो वन एंड अलोन को मानते हो, वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें यदि बिलोंग करेगी तो माना जाएगा कि वो सॉवरेन है या सॉवरेन नहीं है। ठीक है,
इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली चीज तो क्या है, इलिमिटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये बता दीजिए भैया, इलिमिटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिटलेस है। क्या है ये, लिमिटलेस है। क्या है, लिमिटलेस। आप बताइए कि गॉड जो है उनकी कोई लिमिट होती है, कोई लिमिट है, ऐसा नो, लॉर्ड गॉड की कोई लिमिट नहीं होती है, इलिमिटेबल होता है वो, ठीक है। और इस संदर्भ में बात करें, इस कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो सॉवरेन होगा वो भी क्या होगा, लिमिटलेस होगा। इसका मतलब सॉवरेनिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, इलिमिटेबिलिटी। इलिमिटेबिलिटी, लिमिटलेस, बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द लिमिट्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है सॉवरेनिटी का वो क्या है, लिमिटलेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इंपरेटिवनेस। क्या होनी चाहिए, इंपरेटिवनेस। इसका मतलब क्या है कि जो गॉड होता है, गॉड क्या करता है, कमांड करता है, आदेश देता है। गॉड क्या करता है, आदेश देता है, गेट बंद करो, लाइट जलाओ। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहां पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहां पे सिर्फ कमांड किया जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है, डू दिस। ये क्या है, कमांड है। और इसी तरीके से गॉड भी जो है वो क्या करते हैं, आपको कमांड करते हैं। कहते हैं ना कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो करा वो रहे हैं। बोलो, इसका मतलब हम किसके कमांड को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के कमांड को फॉलो करते हैं। किसके कमांड को फॉलो कर रहे हैं, गॉड के कमांड को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो संप्रभु होता है, यानी जो सॉवरेन बॉडी है, सॉवरेन डिग्निटी है या सॉवरेन पर्सन है, वो क्या करता है, इंपरेटिवनेस होती है उसमें, वो कमांड करते हैं। क्या करते हैं, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सॉवरेनिटी का वो क्या है, इंपरेटिवनेस। तो पहला क्या है, इलिमिटेबिलिटी। इसका मतलब सॉवरेन जो है वो क्या होगा, आपका लिमिटलेस होगा। दूसरा जो है वो क्या है, उसमें इंपरेटिवनेस होगा, कमांड को फॉलो करता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनडिविजिबल है। क्या है, इनडिविजिबल है। बोलो बेटा, क्या होना चाहिए, इनडिविजिबल, अविभाज्य होता है, ठीक है ना। सुपर नेचुरल पावर इज वन, गॉड इज वन, ठीक है, बट नोज बाय द डिफरेंट नेम्स। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन है वो एक, ठीक है ना। किसी के लिए वो अल्लाह है, किसी के लिए वो राम है, किसी के लिए वो शिव है, किसी के लिए वो कृष्ण है, लेकिन है एक, ऐसा माना जाता है। हमारा दर्शन यही कहता है आपका। बोलो भैया, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही शंकर, ये तो मैं ही हूं। तो कौन है, वन है, इसका मतलब इनडिविजिबल है। इसी तरीके से सॉवरेन जो होता है वो कौन होता है, आपका इनडिविजिबल होता है। और ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसने दिया हुआ है, ऑस्टिन ने दिया हुआ। किसने दिया, Austin has given the three characteristics about the sovereignty. The first one is illimitability, second one is the indivisibility, and third one is the imperativeness. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और ये तीनों लक्षण जहां पे हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि वो बॉडी, वो एंटिटी, वो ग्रुप, वह पर्सन क्या होगा, सॉवरेन होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो यहां पे ये तीनों लक्षण, यदि आपसे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना करके पूछे कि व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉवरेनिटी, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा। पहला कौन सा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, और अब इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि मैं काइंड की बात करूं, काइंड में दो तरीके की सॉवरेनिटी होती है। एक तो पॉजिटिव सॉवरेनिटी होती है, पहली कौन सी है आपकी, पॉजिटिव, और दूसरी कौन सी है आपकी, नेगेटिव सॉवरेनिटी। पॉजिटिव सॉवरेनिटी क्या है और नेगेटिव सॉवरेनिटी क्या है। अब जरा देखिए, ये आपकी कंट्री है, क्या है, कंट्री है। यहां पे ये जो है वो क्या है, ये आपकी बॉडी है या एंटिटी है या पर्सन है, ये कोई अथॉरिटी है, ये क्या है, सॉवरेन है। तो पॉजिटिव सॉवरेनिटी का मतलब कि ये इनके द्वारा जो भी कमांड किया जाएगा, वहां के लोगों के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, माना जाएगा। यहां के सारे लोगों के द्वारा इन जनरल इसे फॉलो किया जाता है। कमांड क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब इनके द्वारा जो भी बातें की जाएंगी उसे क्या करा जाएगा, फॉलो किया जाएगा। यानी एवरीवन हैज टू फॉलो, एवरीवन हैज टू ओबे। यहां पे दैट इज द पॉजिटिव सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये उस क्षेत्राधिकार के भीतर ये जो भी आदेशित करेंगे उसे क्या करना होगा, मान्यता होगा, एंड दैट इज द पॉजिटिव सॉवरेनिटी। और यही क्या है, यही इंटरनल सॉवरेनिटी है। यही क्या है आपकी, दैट इज नोन एज ऑल्सो द इंटरनल, क्या कहा जाता है इसको, इंटरनल सॉवरेनिटी। बोलो भैया, इसका मतलब इंटरनल अफेयर्स में जो भी उनके द्वारा लॉज, जो भी उनके द्वारा पॉलिसी, जो भी उनके द्वारा चीजें कमांड की जाएंगी, एवरीवन हैज टू इन अ जनरल फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो। दूसरा
कि अब ऐसे ही सत्ता यदि किसी दूसरे के पास है, किसके पास है, किसी दूसरी कंट्री के पास है जो सॉवरेन है, और उनके द्वारा यदि कोई चीज कमांड की जा रही है, बोलो बेटा, उसके द्वारा क्या किया गया है, कमांड किया गया है, तो ये जो सॉवरेन है अपने ही समान किसी दूसरे सॉवरेन का या किसी दूसरे सुपीरियर्स के आदर्श को, कमांड को फॉलो करने के लिए क्या नहीं है, बाउंड नहीं है। ये उस बात का हैबिट्स नहीं रखता है, ये हैबिचुअल नहीं है। यानी दिस सुपीरियर पावर और सॉवरेन इज नॉट बाउंड टू ओबे द अदर सुपीरियर पावर, दैट इज द नेगेटिव सॉवरेनिटी। यही इसकी क्या है, नेगेटिव। ये किसी दूसरे के कमांड को फॉलो करने के लिए आदि नहीं, ये किसी दूसरे के कमांड को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन इनके कमांड को फॉलो करने के लिए इन जनरल इनके भीतर के लोग क्या है, आदि। दैट इज द पॉजिटिव सॉवरेनिटी एंड दैट इज द इंटरनल सॉवरेनिटी। और ये किसी के मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। यही इसकी क्या है, नेगेटिव सॉवरेनिटी है। और यही क्या है आपका, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। यही क्या है आपकी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। गॉट माय पॉइंट? ऐसा नो? तो यदि मैं काइंड्स की बात करूं तो कितने तरीके की सॉवरेनिटी है आपके पास? स्टेट में कितनी तरीके की सॉवरेनिटी है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इसका मतलब यदि कोई कंट्री अपने इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो हर डिसीजन क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंटली ले सकती है, तो उस कंट्री को क्या बोला जाएगा, सॉवरेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यहां पे ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए दूसरे के सैंक्शन की जरूरत नहीं, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो कंट्रियां होंगी वो क्या होंगी, आपकी सॉवरेन कंट्रियां मानी जाएंगी। आज की डेट में किसी भी कंट्री के साथ आपको वॉर स्टेट पे जाना है, वॉर मोड पे जाना है, किसी कंट्री के साथ आपको सीज फायर डिक्लेयर करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी कंट्री के साथ आपको कोई ट्रीटी करना है, कोई कन्वेंशन करना है, कोई कोवेनेंट करना है, तो ऐसी स्थिति में कंट्री क्या है, फ्री है। इंडिया क्या है, फ्री है। ठीक है, आपके किसी भी सैंक्शन या अप्रूवल की जरूरत किसी अदर कंट्री या किसी अदर अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। आप फ्री हैं इस बात के कि आप किसी कन्वेंशन में इंटर करें या ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर करें या ना करें, दैट इज योर ओन डिसीजन। ये आपका क्या होगा, अपना डिसीजन होगा, कोई बाध्यता नहीं है। ये क्या शो करता है, आपकी सॉवरेनिटी। इसी तरीके से यदि कोई भी कंट्री है और उस कंट्री में उसके द्वारा यदि कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो वहां के लोगों के द्वारा उसे क्या करना होगा, मानना होगा। यानी इसका मतलब वो इंटरनल मैटर्स को भी डिसाइड करती है और एक्सटर्नल मैटर्स पर वो इंडिपेंडेंट होती है। बोलो भाई, हमने चाइना के साथ वॉर करा, हमने पाकिस्तान के साथ वॉर करा, हमने किसी का अप्रूवल नहीं लिया। बोलिए, ये डिसीजन किसका था, हमारा अपना था, यानी कंट्री का अपना डिसीजन होता है। बोलो भाई, यहां पे कोई भी जो है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर्स आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कुछ हो जाए बात दूसरी। इन जनरल जो हमारी कंट्री है, अब आप देखिए, जब मैं बात करता हूं कि इंडिया सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, किस पर सिग्नेचर नहीं किया था, CTBT, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया इंडिया ने। इसका मतलब यदि इस पर आपने साइन करा होता तो आपके जो भी न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए हैं उन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। ये सिग्नेचर इसी के लिए ये ट्रीटी थी। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। इसका मतलब ऐसे कन्वेंशन पे, ऐसी ट्रीटी पर इंटर करने के लिए इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। पेरिस कन्वेंशन में आप शामिल हो रहे हो, पेरिस कन्वेंशन में इंटर करना ये आपका अपना डिसीजन है। ठीक है, नोबडी कैन कंपेल यू टू ज्वाइन एंड नोबडी कैन कंपेल यू टू विथड्रॉ। कोई ऐसा कह सकता है, ये आपका अपना क्या है, सेल्फ डिसीजन है कि आप उसके बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप उसे ज्वाइन करो या आप उसे विथड्रॉ कर सको। लेकिन ये तो एक सामान्य बात है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है आपका। किसका एस्पेक्ट है, थ्योरी का बात करता है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो आज की डेट में हमने अपना दायरा और अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया हुआ है और इसलिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस करने होते हैं और कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अदर कंट्रीज के द्वारा हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जब पहली बार इंडिया कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो था आपका, जो ग्रुप था, जो कंट्रियों का, जो कॉलोनीज कंट्रियां थी,
जो औपनिवेशिक, जब वो स्वतंत्र हुई तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना गया। तो इंडिया जब उसमें इंटर किया, अपनी सदस्यता ली, तो ये कहा गया कि, और उसका जो हेड था वो कौन था? इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो ये माना गया कि आपने फिर से अपनी सॉवरेंटी को क्या कर दिया? कंप्रोमाइज कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी भी संघ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर देने मात्र से आपकी सॉवरेंटी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होती। ठीक है, आप स्वतंत्र इस बात से हैं कि जब तक चाहेंगे और जब तक स्वेच्छा उस ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े रह सकते हैं, और जब चाहे आप उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज योर सॉवरेंटी। आप इस मामले पर क्या है? इंडिपेंडेंट है। मैं अक्सर बताता हूं कि कुछ मायने में और कुछ हद तक हर कंट्रियों की जो है सॉवरेंटी क्या हो चुकी है? कंप्रोमाइज हो चुकी है। आज की डेट में आप IMF के पार्ट हैं, यदि आप WTO के पार्ट हैं, यदि आपको ऐसी कोई भी चीजें करनी है तो उनकी जो दायित्व है, उनके जो बाध्यताएं हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम यूएनओ के पार्ट हैं। यूएनओ ने भी बता दिया है कि यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। बीइंग ए स्टेट क्या होना चाहिए? पीस लविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका पीस लविंग कंट्री होनी चाहिए। यानी कुछ बाध्यताएं हैं जिसे हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद ही उसमें क्या करते हैं? इंटर करते हैं। तो मैंने आपसे जो कहा कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इज समथिंग कंप्रोमाइज इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड। क्या हो चुका है? इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी जो कंट्री है वो सॉवरेन नहीं है। आज भी हम क्या है? स्वतंत्र है। अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए और डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये आपका जो पहला टर्म था वो क्या है? सॉवरेंटी। मैं फिर से आपको बताता हूं, इंडिया का जो नेचर था 15 अगस्त 1947 के पहले, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पहले क्या था? कॉलोनी थी। और फिर उसके बाद से लेकर के 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 तक क्या था? डोमिनियन का स्टेटस था। डोमिनियन का मतलब अधिराज्य होता है, और अधिराज्य का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मैटर्स अभी भी जो है वो डील किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। अभी आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं पाए। मैंने आपको बताया था, जो डिफेंस का मैटर था, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर्स था, जो क्राउन था, अभी वो आपके यहां हेड है। तो इन मैटर्स को छोड़ करके बाकी सारे मामलों में आप क्या है? स्वतंत्र हो गए। और यह भी क्या 26 जनवरी 1950 को वह भी समाप्त हो गया। यानी पूरी तरीके से आपको क्या मिल गई? सॉवरेंटी प्राप्त हो गई। बोलो बेटा, कितनी बातें समझ में आई? क्लियर है यहां तक? तो पहला वर्ड सॉवरेंटी समझ में आया। सॉवरेंटी यदि आपसे इन जनरल पूछे तो बस एक लाइन, दो लाइन में आप बताइए। तो ऐसी कंट्रियां जो कि क्या है? ऐसी कंट्रियां जो कि क्या है? अपने इंटरनल मैटर्स में और एक्सटर्नल मैटर्स में पूरी तरीके से डिसीजन लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। जब आप यूएनओ का चार्टर पढ़ोगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आर्टिकल 2 में 7 प्रिंसिपल्स बताए गए। कितने प्रिंसिपल्स है? 7 प्रिंसिपल्स बताए गए। और वहां पे पहला ही आर्टिकल जो है, आर्टिकल 2 में पहला जो क्लास है वो बता दिया गया है कि हर कंट्रियां क्या है? हर कंट्रियां क्या है? इक्वल है। हर कंट्रियां क्या है? इक्वल है। और हर कंट्री दूसरी की सॉवरेंटी को क्या करेगी? रेस्पेक्ट करेगी। क्या करेगी? दूसरों की सॉवरेंटी को क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को लागू किया गया है। चाहे वो नेपाल की सॉवरेंटी हो, चाहे वो भूटान की सॉवरेंटी हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सॉवरेंटी हो, चाहे ब्रिटेन की सॉवरेंटी हो, सॉवरेंटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड सॉवरेंटी इज इक्वल। सॉवरेंटी क्या है आपकी? इक्वल है। बात समझ पाए आप? क्लियर है? तो अगला जो पॉइंट्स है आपका वो कौन सा है? जो किसके बारे में बात करता है? सोशलिज्म के बारे में बात करता है। मैंने बताया था कि आपका ये जो टर्म है आपका सोशलिज्म, ये वर्ड्स कब आया आपके यहां? ये शब्द कब आया आपके यहां? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था। कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ये जोड़ा गया। 3 वर्ड्स जोड़ा गया था, यस, आई, यस। ठीक है, कौन सा जोड़ा गया? सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया, और सेक्युलरिज्म वर्ड्स को जोड़ा गया। पहले आपके यहां प्रियम्बल में सिर्फ यस, डी, आर थी। कौन था? सॉवरेंटी थी, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। आज की डेट में क्या हो चुका है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो जो सेकंड वर्ड है आपका वो किसके बारे में बात करता है? सोशलिस्ट के बारे में बात करता है, समाजवादी व्यवस्था के बारे में बात करता है, समाजवादी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था क्या है आपकी?
सोशलिज्म क्या है? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे यहां यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं आपको नजर आएंगी। पहली जो है आपकी वो कैपिटलिस्ट है और दूसरी जो है वो सोशलिस्ट है। ठीक है, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और दूसरी जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पहली क्या है आपकी? पूंजीवादी कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था होती है, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। तो कैपिटलिस्ट व्यवस्था जो होती है वो किस पर काम करती है? वो पर्सनल इंटरेस्ट पर काम करती है। किस पर काम करेगी? पर्सनल इंटरेस्ट पर काम करती है। और यहां पे जो वैल्यू है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? यहां पे वो मार्केट्स की मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड किया जाता है। यहां पे जो कंट्रोल होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उस पर कंट्रोल किसका होता है? इंडिविजुअल्स का होता है। और जो प्रॉफिट्स होता है, जो बेनिफिट्स होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है? इंडिविजुअल्स करता है। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करेगा? पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है? मार्केट करती है। कौन करेगा? मार्केट। कैसे मार्केट इसे कंट्रोल करता है? मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। किसको? डिमांड एंड सप्लाई। यानी यहां पे जो प्राइस कंट्रोल का मेथड है वो क्या है? कैपिटलिज्म जो होता है वो लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लेजर फेयर का मतलब अहस्तक्षेप की नीति, यानी इसका मतलब जो बिजनेस है, जो आपके ट्रेड है, उस पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होता है। और ये कंट्रोल कौन करेगा? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है? पर्सनल इंटरेस्ट पर काम करता है। किस पर काम करेगा? तो यहां पे जो प्राइस कंट्रोल हो रही है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है आपकी? वो मार्केट के मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होती है। किसके थ्रू कंट्रोल होती है? मार्केट के मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। मार्केट मैकेनिज्म क्या है आपका? मार्केट का मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई। किस पर काम कर रही है आपकी? डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब यदि आपकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, सप्लाई क्या है बेटा? कांस्टेंट है, डिमांड आपकी क्या हो गई? डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई। ऐसी स्थिति में प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी? हाइक कर जाएगी। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड आपकी हाइक कर गई, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बोलो, यदि आपकी डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई, ऐसी स्थिति में प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैपिटलिज्म की व्यवस्था में मैंने आपसे बताया कि लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लेजर फेयर का मतलब देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द बिजनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये कंट्रोल कैसे फिर होता है? मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में इससे और आप बेहतर पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं आपसे क्या बताया? सोशलिज्म की व्यवस्था। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो मीन्स ऑफ इनकम होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उस पर कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? स्टेट का होता है। किस पर होगा? किसका होगा? फिजिकल रिसोर्सेज जो है आपके, मीन्स ऑफ जो इनकम है, रिसोर्सेज है, इस पर कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का होगा। अच्छा, स्टेट जो है काम करेगी तो किस पर काम करेगी? स्टेट ऑलवेज काम करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल्स, फॉर द गुड्स ऑफ द पीपल्स। ये किसके लिए काम करेगी? इसका मतलब कि यहां पे जो रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल स्टेट का होता है। यहां पे जो प्राइसेस फिक्स होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? स्टेट के द्वारा। और स्टेट जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा? वो स्टेट काम करेगा पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगा। किसके वेलफेयर के लिए? पब्लिक के। तो दोनों व्यवस्थाओं में अंतर आप देख रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था की बात है। किसकी बात है? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज है, उस पर कंट्रोल किसका है? स्टेट का है। बोलो बेटा। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, उस पर कंट्रोल किसका होता है? इंडिविजुअल का। सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल आज भी देखो, इंडिविजुअल जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा? अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। बोलो भाई। और यहां पे स्टेट जो है वो किसके लिए काम करेगा? इसके वेलफेयर के लिए काम करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो ना तो हमने ये अर्थव्यवस्था अपनाई, ना सोशलिस्ट की व्यवस्था अपनाई, हमने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था को लागू किया गया वो क्या थी आपकी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को हमने लिया। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया का पहला यूनिक प्लान था पूरे वर्ल्ड में जहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी लागू की गई, यानी कैपिटलिज्म एज वेल एज द सोशलिज्म। ये मैकेनिज्म जो है गो थ्रू और रन थ्रू बाय द साइड बाय साइड। कैसे चलेंगे? साइड बाय साइड चलेंगे। आज भी देख लीजिए ये व्यवस्था आपको दिखेगी हर जगह। एक तरफ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल। एक तरफ आपको गवर्नमेंट एयरलाइंस है, दूसरी तरफ आपकी जो है प्राइवेट एयरलाइंस चल रही। एक तरफ आपकी गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरी तरफ आपका क्या है? एक तरफ आपकी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, दूसरी तरफ आपकी क्या है? प्राइवेट। हर रिसोर्सेस में आप देखिए कि प्राइवेट एज वेल एज क्या है आपका। अब यूपीएससी में एक ऑब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इट इज जस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म।
ठीक है, ये कहां चल रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रही है। और इस पर आप लोग जो है एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके आप कमेंट में जरूर बताएंगे आप, ठीक है, कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट व्हेन द, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इंडिया इज स्विच्ड टू द सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट व्यवस्था, ये बताएंगे आप। चलिए, अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमने क्या अपनाया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था। तो हमारे यहाँ का जो समाजवादी व्यवस्था है, यहाँ पे जो हमने सोशलिस्ट और सोशलिज्म वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स। ये किस पर नहीं है? ये किसी विचारधारा पर बेस्ड नहीं है। ये क्या बताता है आपके? हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है, इट इज जस्ट नॉट आइडियोलॉजी, इट इज जस्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। ये क्या है? आपकी नीतियों का विषय है। क्या है? ये नीतियों का विषय है। मैं बता रहा हूं, ये विचारधारा नहीं है। यहां पे संपत्ति का सामाजिकरण करना नहीं है, संपत्ति का राज्यीकरण करना नहीं है। सामाजिकरण का मतलब उसे सोशलाइजेशन नहीं करना है, यानी कि सारी की सारी जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसे स्टेट अपने कंट्रोल में करे, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सोशलिज्म का मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का सोशलिज्म का जो मतलब है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट क्या काम करे, जो इरेडिकेट करे, किस बात को इरेडिकेट करे? हमारी पॉवर्टी को, हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट्स को, हमारे एक्सप्लॉयटेशंस को रोके, ठीक है, जो हमारा शोषण हो रहा है उसको क्या करे? रोके। अपलिफ्टमेंट करे, किस बात का? जो हमारे डिप्रेस्ड है, डाउन टोडन है, उन्हें अपलिफ्ट करे। ये जो पॉलिसीज के थ्रू आप काम करते हो, दैट इज द सोशलिज्म। क्या है? सोशलिज्म इज अ पॉलिसी। सोशलिज्म क्या है? आपकी जो समाजवादी व्यवस्था है, जो समाजवाद है, आपका समाजवाद क्या है? ये पॉलिसी है। और इन पॉलिसीज के द्वारा क्या किया जा रहा है? भारत की बेरोजगारी को समाप्त किया जा रहा है, अशिक्षा को कम किया जा रहा है, निर्धनता को कम किया जा रहा है, आपके हेल्थ स्ट्रक्चर्स को क्या किया जा रहा है? हेल्थ को बढ़ाया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है। जो हमारी वे ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसे अपलिफ्ट किया जा रहा है। ये क्या है? आपका सोशलिज्म। ये क्या है? सोशलिज्म। मेरी बात आप लोग समझ पाए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, किसमें? डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बताया गया, क्या बताया गया आपका? कि सोशलिज्म मीन्स एम टू एंड एलिमिनेट, एम्स टू एंड टू एलिमिनेट द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। ठीक है, इसका एम क्या है? एम एंड करना है। किस चीज को एंड करना है? किस चीज को समाप्त करना है? इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम, ठीक है, जो भी हमारी इनकम है उसके इनइक्वालिटी को समाप्त करना है, ये हमारा समाजवाद है। इनइक्वालिटी इन स्टेटस, जो भी परिस्थिति में अंतर है, जो असमानताएं हैं, उसे दूर करना, ये हमारा समाजवाद है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जो असमानताएं हैं उसे दूर करना, ये हमारा क्या है? समाजवाद है। एंड टू प्रोवाइड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है ना? दैट इज द सोशलिज्म। ये हमारे कहां का सोशलिज्म है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? इसका मतलब क्या है? क्या क्या समाप्त करना है? और ये कैसे हो सकता है? थ्रू द वे ऑफ पॉलिसीज, थ्रू द वे ऑफ लॉज, थ्रू द वे ऑफ डेमोक्रेटिक मेथड्स, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीकों से, लोकतांत्रिक नीतियों के द्वारा, लोकतांत्रिक कानून को बना करके हम क्या करें? असमानता को कम करें। मेरी बात आपको समझ में आई? तो हमारे यहाँ का समाजवाद जो है वो संपत्ति का सामाजिकरण नहीं है, संपत्ति पर राज्य का कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ कंट्रोल करे राज्य, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है वो क्या कहता है? कि समाज से क्या हो? असमानताएं दूर हो। किसमें असमानताएं? जो परिस्थिति में है, जो स्टेटस में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, जो एजुकेशन में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, जो जेंडर में इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, उन्हें क्या किया जाए? उन्हें पैचअप किया जाए, ऐसी पॉलिसीज को बनाया जाए। दैट इज द सोशलिज्म। देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करा, कौन सा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करा था? वेलफेयर स्टेट का। किसका कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है आपने? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। जब आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ोगे तो वहां पे क्या बात बताई गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ोगे तो वहां पे कहा गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया? वेलफेयर स्टेट के बारे में बात किया गया। बोलो बेटा। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब हुआ? इसके पहले स्टेट जो होता था उसका नेचर देखो क्या था। पहले का जो राज्य था वो बेटा पुलिस राज्य था। कैसा राज्य था? पुलिस स्टेट बोला जाता था इसको। और स्टेट का जो क्रिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ा है आपने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में
यानी राज्य का जो उद्भव हुआ है, जो राज्य का विकास हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? सबसे पहले क्या है? इंडिविजुअल्स आए, इंडिविजुअल से क्या बनी? फैमिली बनी, फैमिली से क्या बना? आपकी सोसाइटी बनी, सोसाइटी से क्या बना? आपका सोसाइटी से क्या बना? आपका जो सिविल सोसाइटीज बनी, और सिविल सोसाइटी से क्या बना? स्टेट बना। बोलो। तो ऐसी स्थिति में एनार्की थी सोसाइटी में। क्या थी? एनार्की। ठीक है। जो थ्योरीज काम करती थी वो क्या थी? रिटेलिएशन की थ्योरी काम करती थी। ठीक है। आई फॉर आई, ठीक है, टीथ फॉर टीथ, नेल फॉर नेल, यही चलता था आपका, ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो लोगों ने यूनाइट होकर के क्या किया? एक करार किया, एक एग्रीमेंट किया। ठीक है। एग्रीमेंट किस बात का? कि ऐसी कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारे द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें पनिश करे, या हम अपने राइट्स को उनके फेवर में सरेंडर करें, और वो हमें क्या करे? हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को, हमारी लिम्स को, हमारी प्रॉपर्टी को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। तो द बेसिस ऑफ द स्टेट वाज व्हाट? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या बेसिस था आपके स्टेट के क्रिएशन का? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लोगों ने क्या करा? वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने राइट्स को क्या किया? कॉन्फर किया, अपने राइट्स को एलिनेट किया, ट्रांसफर किया। किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ स्टेट। किसके फेवर में? और स्टेट के इन्होंने अपने राइट्स को दिया, और इनके बदले में इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था इनका प्रोटेक्शन। क्या चाहिए था? स्टेट क्या करेगा? इन्हें प्रोटेक्ट करे। किसको प्रोटेक्ट करे? इनकी लाइफ को। बोलो बेटा। लाइफ को, इनके लिम्ब को, और इनकी प्रॉपर्टी को। बोलो। इसका मतलब द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट वाज व्हाट? देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज अ एग्रीमेंट। किसके किसके बीच में? यहाँ के लोगों के और राज्य के बीच में। अब जरा देखिए, जब सारे लोगों ने अपने पावर्स को कॉन्फर कर दिया इन द फेवर ऑफ द स्टेट, तो स्टेट क्या हो गया? माइटीएस्ट हो गया। क्या हो गया? बलशाली हो गया कि नहीं हो गया? और इसका काम क्या था? फंक्शन क्या है? यहां पे स्टेट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। आपके यहां क्या बनाएंगे? आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, और क्या करेंगे? आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लाइफ को, आपके लिम्ब को प्रोटेक्ट करेंगे। द प्राइम फंक्शन एंड द प्राइम ड्यूटी ऑफ द स्टेट वाज दो या तीन, यही था आपका। क्या? कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर्स की व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। यही काम तो पुलिस का है। बोलो भाई। तो इसीलिए ऐसे स्टेट्स को क्या कहा गया? पुलिस स्टेट कहा गया। क्या कहा गया बेटा? पुलिस स्टेट कहा गया। बात समझ रहे हैं आप? इन्हें क्या कहा गया? पुलिस स्टेट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पुलिस स्टेट वाज व्हाट? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिम्ब एंड प्रॉपर्टी ऑफ द देयर सिटीजन्स। यही तो काम था। लेकिन आपने देखा कि ये जो स्टेट्स थे, ये स्टेट्स का नेचर चेंज हुआ। स्टेट्स का नेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये स्टेट जो पुलिस स्टेट था, अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वेलफेयर स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ? वेलफेयर स्टेट। और ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां है? 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो आर्टिकल 38 लेकर के पैदा हुआ था। क्या लेकर के आया है? आर्टिकल 38। और वहां पे स्टेट के बारे में जो बात की गई, वो क्या की गई है? वेलफेयर स्टेट। कैसा स्टेट होगा आपका? वेलफेयर स्टेट होगा। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? कि स्टेट जो है वो किसके लिए काम करेगा? फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल्स, फॉर द वेलबींग ऑफ देयर सिटीजन्स। किसके लिए काम करेगा? उनके गुड्स के लिए काम करेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। अब आप देखिए कि जो इनके लिमिटेड फंक्शंस थे, बोलो बेटा, जो इनके लिमिटेड फंक्शंस थे, वो यहां पे क्या हो गए? अनलिमिटेड हो गए। क्या हो गए? अनलिमिटेड फंक्शंस हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ? कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट का काम सिर्फ इतना नहीं रह चुका है कि अब आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करे। इसका मतलब स्टेट क्या करेगा? आपके हेल्थ को इंप्रूव करेगा। स्टेट क्या करेगा? आपके एजुकेशन को इंप्रूव करेगा, आपके डिसेंट ऑफ लाइफ को क्या करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, आपकी अशिक्षा को दूर करेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, बोलो, आपकी निर्धनता को दूर करेगा। बोलो, ये काम किसका हो चुका है? स्टेट का हो चुका है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो ये कैसे पूरे होंगे? बाय द वे ऑफ पॉलिसीज, बाय द वे ऑफ लॉ, बाय द वे ऑफ डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म। किसके द्वारा? तो हमारे यहां का जो सोशलिज्म है, वो सोशलिज्म समझ में आया कि बीइंग अ स्टेट ऑफ वेलफेयर स्टेट, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, अब ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा किन चीजों को? इन सारी चीजों को जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में बता दिया। क्या? इरेडिकेट करना है। किस बात को? टू इरेडिकेट इन द इनइक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है। और क्या करना है? इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्या करेंगे आप? इंप्रूव करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में। दैट इज द सोशलिज्म। तो सोशलिज्म इज नॉट द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर द प्रॉपर्टी
of a state or the physical resources are the income and production means of productions, but it is just a policy to eradicate inequality, poverty, illiteracy and gender inequality or status inequality. Is it clear or not? Clear हुआ? हो गया? बोलो बेटा. In a case of Minerva Mills versus Union of India, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह बताया गया, इन सोशलिज्म स्टेट, जो सोशलिस्ट स्टेट है या सोशलिज्म में, इन अ सोशलिज्म स्टेट सिक्योरिंग इट्स पीपल सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, क्या सिक्योर करते हैं? समाजवादी जहां व्यवस्था है वहां पे स्टेट क्या सिक्योर करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को, बाय इंटरप्लेइंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, by interplaying the fundamental rights and directive principle of state policies. ठीक है ना? यानी आपके मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करते हुए वो क्या करेगा? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करेगा. दैट इज द सोशलिज्म. ठीक है. और ये कौन बता रहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इन विच केस? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया. कहां पे बताया गया? क्लियर हुआ? चलिए, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मैं केस लिखूं, आप लोग लिख लेंगे. एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. कह रहा है socialist has been brought in the constitution to establish an egalitarian social order. Establish an egalitarian social order through the rule of law. इसका मतलब कि सोशलिज्म और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि एगलिटेरियन, समतावादी सामाजिक क्रम को क्या करना है? स्थापित करना है. समतावादी ले आना है. क्या करना है? समतावादी. दैट इज द योर सोशलिज्म. सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना है. सोशलिज्म का मतलब इगलिटेरियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना है. कैसी सोसाइटी को? मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो आज तक आप जो समझ पा रहे थे वो समाजवाद का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है. समाजवादी व्यवस्था का मतलब क्या है? इगलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज हो. कैसा समाज हो आपके पास? समतावादी समाज हो. ऐसे समाज में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर हो. ऐसे समाज में क्या होनी चाहिए? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट. कौन करेगा? और कैसे? बाय द वे ऑफ पॉलिसी, बाय द वे ऑफ लॉ, बाय द डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म, डेमोक्रेटिक मेथड्स. ठीक है, तरीके से. समतावादी समाज हिंसा से नहीं आ सकती है. किससे नहीं आ सकती है? हिंसा से नहीं आती. और ये बात कौन कह रहा है? मार्क्स. जब मार्क्सिज्म पढ़ोगे तो मार्क्स कहता है कि ऐसे समाज को प्राप्त करना है. और ऐसा समाज कैसे प्राप्त होगा? बाय द वे ऑफ वायलेंस. तो हम मार्क्सिज्म के सोशलिज्म, जो मार्क्सिस्ट थॉट्स है, उसे हम अपने सोशलिज्म में जगह नहीं देते. हम गांधीयन थॉट्स को देते हैं. सर्वोदय समाज की बात करते हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलिए, तीसरा जो टर्म है वो आपका जो है, पहला तो कौन सा हो गया? सॉवरेंटी हो गया. दूसरा जो टर्म है वो कौन सा हो गया आपका? सोशलिस्ट हो गया और सोशलिज्म हो गया. और तीसरा जो है वो कौन सा है आपका? सेकुलर. मैंने आपको बताया, अगेन दिस वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड और इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. ठीक है ना? और ये सेकुलरिज्म, इज्म जहां लग जाता है, वाद की बात आ जाती है, आइडियोलॉजी की बात आ जाती है, विचारधारा की बात आ जाती है ना. सेकुलरिज्म ये टर्म जो है वो सेकुलरिस्ट वर्ड से आया हुआ है. कहां से आया हुआ है? सेकुलरिस्ट वर्ड से आया हुआ है सेकुलरिज्म का मतलब. देखिए, ये जो वर्ड्स आपके यहां आया है, ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में. द सोल ऑफ द सेकुलरिज्म वाज ऑलरेडी प्रिवेल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and it was also declared as a basic structures in the 1973 in a case of केशवानंद भारती. ठीक है ना? ये बात कब जोड़ी गई आपके यहां? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. कब? 1976 में. यस और नो?
42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1973 में केशवानंद भारती के केस में इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म आने से पहले किस केस में इसे बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 1976 में आपके यहां सेक्युलरिज्म आया है? नहीं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि दिस वर्ड्स ओनली इंट्रोड्यूस, ठीक है, द सोल ऑफ दिस वर्ड इज ऑलरेडी प्रिवेल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जिस दिन हमारा संविधान पैदा हुआ था, इसकी जो आत्मा थी वहां से चलते हुए आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? मैं आपको दोनों थॉट्स बताऊंगा। सेक्युलरिज्म का मतलब इन जनरल होता है कि स्टेट जो होता है वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? सेक्युलर का मतलब क्या होगा? स्टेट का जो स्टैंड होता है, राज्य का यानी देश का जो स्टैंड होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रलिटी को फॉलो करेगा। ठीक है ना? न्यूट्रलिटी का मतलब किसी भी धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। यदि मैं कंट्रियों की बात करूं तो दो तरीके की कंट्री आपको सामान्यता दिखेंगी आपको। एक तो धर्म सापेक्ष है और दूसरा क्या है आपका? धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या? कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता है जिसे वो स्पॉन्सर्ड करता है, जिसे वो प्रमोट करता है। जबकि धर्म सापेक्ष राज्य ऐसे होते हैं, कंट्रियां होती हैं जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं, उन्हें स्पॉन्सर्ड करती हैं, बाकी धर्मों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया कैसी कंट्री है? सेकुलर कंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, स्टेट का कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है जिसे वो स्पॉन्सर्ड करता है, जिसे वो प्रमोट करता है। ठीक है, सभी रिलीजन के साथ उसका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? इक्वल ट्रीटमेंट होता है। दैट इज द न्यूट्रलिटी। यही है तटस्थता। क्या है? ना तो मैं कुछ करने वाला हूं, ना तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला हूं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं, हम असिस्ट करेंगे लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? हमारे यहां पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वन स्टेप आगे जब बढ़ोगे तो क्या है आपका? बोलो भैया। तो यहां पे आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन आपको असिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। अब आप देख लीजिए, आपके यहां महाकुंभ लगता है, उसमें स्टेट पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? स्टेट इस बात को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? बोलो। इसी तरीके से आपके यहां हज यात्राएं होती थी, हज यात्रा में आपको कुछ सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो भैया। इसी तरीके से गुरुद्वारा में यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें स्टेट जो है असिस्ट करता है। तो आपसे मैंने क्या कहा कि स्टेट सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा स्टेट जिसका अपना कोई स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं है, जैसे वो प्रमोट नहीं करता है, सभी धर्मों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये वर्ड हमने कब इंट्रोड्यूस किया? 1976 में। अब आप देखिए कि जब आपके यहां संविधान बना तो संविधान में आपने देखा कि 15 आर्टिकल 15 जो है वो क्लास 1 एंड क्लास 2, ये कब आया था भैया? ये 1950 में आया था। 26 जनवरी 1950 को पैदा हो चुका था। कब पैदा हुआ था? यस और नो? 16 जो आया था वो कब आया था? इसकी जो बर्थ है वो कब हुई है? 26 जनवरी को, जब जिस दिन से इन्फोर्स हो गया उसी दिन से आ गया है कि नहीं आ गया है? ये बोलो यार। 25 से लेकर के 25 टू लेकर टू 28 तक जो है ये प्रोविजन कहां आ गया है? संविधान के साथ साथ आया हुआ है। 325 की बात करें, किसके बारे में? 325 की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आया हुआ है। आया है कि नहीं आया? मैं सारी बात नहीं करूंगा और वहां पे यही लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डैश 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 डैश। 5 वर्ड्स लिखा हुआ है 15 में। कितने? क्या नहीं? राज्य जो है क्या नहीं करेगा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर। तो ये तो 26 जनवरी 1950 को ही बता दिया गया था कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब टू गिव द प्रायोरिटी टू वन टू अनदर। एक व्यक्ति को क्या दिया जाए? प्रायोरिटी दिया जाए, वरीयता दिया जाए दूसरों की तुलना में। दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। तो आपसे क्या कहा है? ये स्टेट ऐसा काम नहीं करेगा। स्टेट क्या नहीं करेगा? कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन वो क्या नहीं कर सकता है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और ये बात कब बताई गई है? 19। यही तो है आपका सेक्युलरिज्म। कि मैंने आपसे बार बार क्या कहा कि स्टेट का अपना कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन नहीं होगा, किसी विशिष्ट धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी विशिष्ट धर्म को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो भैया। सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? समान व्यवहार करेगा। ये बात थी आपके संविधान में कि नहीं थी? इसका मतलब सेक्युलरिज्म जो है वो पहले से प्रिवेल कर रही थी कि नहीं कर रही थी? यस और नो? कर रही थी। अब जरा यही पे देखिए,
यहां पे फिर जो क्लास 2 है वो ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यहां पे रिलीजन के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी पब्लिक प्लेस पर इंटर करने से उसे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई लाइबिलिटीज, कोई डिसेबिलिटी इंपोज नहीं किया जाएगा। ये आप 15 का क्लास 2 पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये बात थी या नहीं थी। फिर 16 में देखोगे आप, 16 क्या कहता है आपका, रिलीजन के ग्राउंड पर, किस ग्राउंड पर, रिलीजन के ग्राउंड पर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी से क्या नहीं कर सकते हो, डिप्राइव नहीं कर सकते हो। किसके आधार पर, इसका मतलब सभी धर्मों को समान अवसर होगा, सभी धर्मों के लोगों को क्या होगा, समान अवसर होगा। इसका मतलब किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से देखिए आप 25 to 28 किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से लेकर के 28, 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड दिस प्रोविजन वाज ऑलरेडी, ठीक है, अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये जब आया था उसी समय था। बोलो इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति को क्या होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। हर व्यक्ति को, पर्सनल वर्ड यूज हुआ है वहां पे, क्या है, फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस, जो आपका अंतःकरण है उस बात की स्वतंत्रता होगी आपको, और किसी भी धर्म को आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यह स्वतंत्रता है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हम इस्लाम को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट कर सकते हैं, यस और नो। हिंदू को मानने वाले हैं आप, हिंदू के हिसाब से उसे आप क्या कर सकते हो, प्रोफेस करो और प्रैक्टिस करो या प्रोपोगेट करो। तो इसका मतलब धर्मों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो संविधान के समय से ही है ना यार। और यहां पे क्या बताया गया है कि जो इलेक्शन वोट करने का जो राइट है, ये किसके आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन आप देख रहे हैं कि संविधान के साथ साथ आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, संविधान के साथ साथ। हमने इस वर्ड को कब इंसर्ट किया, कब जोड़ा, 76 में। बात समझ पाए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भैया 76 के बाद से आपके यहां सेकुलरिज्म आया, आंसर इज नो, आंसर इज नो। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे यहां का जो सेकुलरिज्म है वो पहली बार जो लाने का प्रयास किया गया वो कॉमनवेल्थ कोड बिल के द्वारा लाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ कोड बिल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1925। कब आया था आपका, 1925 में कॉमन जो वेल्थ कोड बिल था उसे इंट्रोड्यूस किया गया, बट दैट वाज नॉट पास्ड, वो पास नहीं हो पाया था। पहली बार सेकुलरिज्म को लाने का कॉन्सेप्ट रखा गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आपका 1935 में आया, तो वहां पे भी सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया। किसको अडॉप्ट किया गया, सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ था तो दो वर्जन सामने आए थे। सीएडी में दो वर्जन था, एक तो गांधीयन थॉट्स था, दूसरा पंडित नेहरू का थॉट्स था। गांधीयन थॉट्स क्या कहता है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करते थे। किसके बारे में, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात किया उन्होंने। और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या हुआ, धार्मिक सहिष्णुता का क्या मतलब हुआ कि अपने धर्म को मान्यता देते हुए अन्य धर्मों का भी रिस्पेक्ट करिए, दैट इज द रिलीजियस टॉलरेंस। ये क्या है आपका, आप अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करिए, लेकिन जस्ट रिस्पेक्ट ऑल्सो टू द अदर्स रिलीजन, दूसरों के भी धर्म क्या करेंगे आप, सम्मान देंगे। और दूसरा जो मामला था वो गांधीयन थॉट्स, ये गांधीयन का था। और पंडित नेहरू जो है उन्होंने क्या कहा कि स्टेट मस्ट फॉलो द न्यूट्रलिटी इन अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। जो भी राज्य होंगे वो रिलीजियस अफेयर्स पर क्या करेंगे, न्यूट्रलिटी को फॉलो करेंगे। बात समझ पाए। और इन्हीं के थॉट्स को क्या कराया गया, प्रिवेल कराया गया और इन्हीं के थॉट्स को लाया गया। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, ये थॉट्स क्यों, कि रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट जो है वो न्यूट्रल होगा। वाई, जब आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को देखोगे तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के कॉन्सेप्ट से अलग है। उनके यहां का जो सेकुलरिज्म है, यानी पश्चिमी देशों का जो सेकुलरिज्म है, पश्चिमी देशों का जो सेकुलरिज्म है, वहां पे चर्च और स्टेट, पॉलिटी और रिलीजन, इनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ। किसके बीच में, चर्च के बीच में और स्टेट के बीच में, चर्च के बीच में और स्टेट के बीच में, पॉलिटी के बीच में और रिलीजन के बीच में क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, यानी पोप जो है रिलीजियस हेड और क्राउन जो है, किंग जो है, वो कौन है आपके, स्टेट के हेड है। तो देयर वाज अ कंफ्लिक्ट। तो ऐसी स्थिति में उनके यहां यह माना जाने लगा कि जो पॉलिटी है उसे रिलीजियस अफेयर से और रिलीजन जो है उसे पॉलिटिकल अफेयर से क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए।
तो उनके यहां का जो सेकुलरिज्म है वो नॉन रिलीजियस, नॉन सैक्रामेंट, टेम्पोरल, वर्ल्डली, फिजिकल, ये शब्द है आते हैं उनके यहां। इसका मतलब कि उनके यहां जो नॉन रिलीजियस होगा वो सेकुलर माना जाएगा, जो वर्ल्डली होगा वो सेकुलर होगा, जो टेम्पोरल है वो सेकुलर होगा, जो टेरेस्ट्रियल है वो सेकुलर होगा। इसका मतलब कंप्लीट सेपरेशन किसके बारे में, यानी पॉलिटिकल अफेयर से क्या किया जाए, रिलीजियस अफेयर्स को बिल्कुल अलग रखा जाए। बात समझ पाए, जिससे कि इनके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो। बात समझ पाए, तो धर्म में किसको जोड़ा जाए, यदि पॉलिटी को जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट का ग्राउंड हो जाता है। एक बात। दूसरी रीजन जो है आपके यहां, ये तो मैं बेस्ट की बताया जहां से हमने देखा कि देयर इज अ चांस टू कंफ्लिक्ट, ठीक है ना, चांस है वहां पे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपने देखा कि आपके यहां जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ था, वो किस बेसिस पर हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किस बेसिस पर हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप देखते हैं लॉर्ड कर्जन के समय से चले जाइए, 1905 के समय से है रूल एंड डिवाइड, मुस्लिम लीग 1906, मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया कब किया गया, 1906, पार्लियामेंटो का सुधार 1909 में, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की डिमांड और उसे माना गया, मान लिया गया ना। और धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो क्या होने लगे, वो कम्युनल होने लगे। यानी जो हमारे यहाँ का कम्युनल थॉट्स डेवलप हुआ, जो सांप्रदायिक बातें डेवलप हुई आपके यहाँ, वो किसके आधार पर हुई, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर होने लगा। बोलो बेटा, रिलीजन के आधार पर। और यही जो कम्युनल थॉट्स थे आगे प्रिवेल करके और प्रीडोमिनेंट होकर के इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन का क्या बन गए, कारण बन गए। बात समझ पाए, इसका मतलब धर्म कहां नहीं आना चाहिए, पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं आना चाहिए। तो वहां से सीख करके हमने ये बता दिया कि हमारे यहां की जो कंट्री होगी वो कैसी होगी, आपकी सेकुलर होगी। कैसी होगी, सेकुलर होगी। इसका मतलब सभी धर्मों के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज वन, एक पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों हमने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करा, मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं कि व्हाई वी अडॉप्ट द सेकुलरिज्म। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, द कम्युनल थॉट वाज इमर्ज्ड बाय द वे ऑफ रिलीजन, बाय द बेसिस ऑफ रिलीजन, द फर्स्ट वन। दूसरा, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। तो यदि कोई भी कंट्री यदि सेकुलर नहीं है तो वहां पे माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो जाएंगे। यस और नो। अब सिंपल सी बात है, और आप मान लो कि आपके यहाँ 97% जो है वो हिंदू हैं, 3% अदर आपके रिलीजन्स के हैं, तो जनरली किसका हित देखेगी सरकार, गवर्नमेंट किसके बारे में बात करेगी, 97 के बारे में बात करेगी ना। लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कॉन्सेप्ट क्या लिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड दिस सोल, ठीक है ना, इस आत्मा को क्या कर लिया गया, शामिल किया गया। और तीसरा ग्राउंड्स क्या था, टू जस्ट क्रिएट द इक्वालिटी। क्या है, आपने प्रियम्बल में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। बोलो भाई, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यदि आपकी कंट्री यदि सेकुलर होगी, इसका मतलब रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तभी ट्रू सेंस में क्या आ सकता है, ट्रू सेंस में क्या आ सकती है, इक्वालिटी आ सकती है। ऐसा दो। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, एक और बताया जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि कम्युनल थॉट्स जो डेवलप हुए थे वो किसके आधार पर हुए थे, भारत का जो विभाजन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। दूसरा मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लाना था। इसलिए हमने सेकुलरिज्म को क्या करा, अडॉप्ट करा। और सेकुलरिज्म आपका संविधान में ही था। कहां पे था, संविधान में ही था। और 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया, लागू किया गया, उसी समय था। लेकिन इस वर्ड्स को एम्फेसिस करने के लिए, इस धारणा को और अधिक पुष्ट करने के लिए इस वर्ड्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। यस और नो, क्लियर हुआ। मैंने आपसे क्या बताया कि आपके यहां का जो सेकुलरिज्म है वो क्या बता रहा है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। एक बात रह गई जरा यार, ये तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं आप,
जबकि हमारे वर्ड्स में जो यूज किया गया है वो पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। किसका वर्ड यूज किया गया? हमने धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जान लीजिए, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। बात समझ पाए आप? हर जगह आप क्या देख रहे हो? धर्म देख रहे हो, धर्म देख रहे हो, धर्म देख रहे हो। कहीं पंथ लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में पंथ नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 में पंथ नहीं लिखा हुआ है। बोलो भैया, आर्टिकल 325 में पंथ नहीं लिखा हुआ है। प्रियम्बल में जब आपने जोड़ा तो क्या लिखा हुआ है आपने? पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना? वाई दिस टर्म वॉज क्वाइंड, वाई दिस टर्म वॉज अडॉप्टेड, नॉट द धर्म निरपेक्ष। ऐसा क्यों हमने अडॉप्ट करा? तो मैं आपसे बता रहा हूं कि हमने धर्म की बात करोगे तो धर्म में 10 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 10। ठीक है ना? धर्म का जो लक्षण है वो कितना है? 10 है। उसमें 2-3 आपको मैं बताता हूं। जैसे पेशेंस है। पेशेंस क्या है? ये धर्म का एक लक्षण है। बेनेवोलेंस क्या है? ठीक है, ये धर्म का एक लक्षण है। फॉरगिवनेस क्या है? धर्म का एक लक्षण है। बोलो भैया, क्लीनलीनेस जो है वो क्या है आपका? धर्म का एक लक्षण है। ठीक है, नॉन स्टीलिंग ये क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यदि आप धर्म की बात करो तो 10 क्वालिटी। धर्म ध्री धातु से बना हुआ है और ध्री धातु का मतलब धारण करना होता है। द क्वालिटीज विच यू पजेस, द क्वालिटीज विच यू रिटेन। जो क्वालिटीज आप क्या करते हो? रिटेन करते हो, पजेस करते हो, दैट मीन्स यू आर अ रिलीजियस। इसका मतलब आपके अंदर यदि फॉरगिवनेस है तो यू आर अ रिलीजियस। मेरी बात आप समझ पाए? यदि आपके अंतर्गत पेशेंस है, यदि आप में इंटेलेक्ट है, यदि आप में क्लीनलीनेस है, तो आप क्या हो? रिलीजियस हो। क्या है आप? मेरी बात आप लोग समझ पाए? यदि ये क्वालिटीज यदि आप इनकलकेट करते हो अपनी पर्सनालिटी में तो माना जाएगा यू आर अ रिलीजियस, आप धार्मिक हैं। क्या है? मेरी बात आप समझ पाए? तो यदि इस परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो विश्व का हर व्यक्ति क्या है? धार्मिक है। हर व्यक्ति क्या है? धार्मिक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हर व्यक्ति क्या है? धार्मिक है। कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? मैं आपको बात करूं कि कोई बड़ा सा बड़ा क्रिमिनल हो और बड़ा सा बड़ा टेररिस्ट हो, वो भी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल होता है कि नहीं होता है? उसके पास भी दिमाग तो होता ही है ना। तो इंटेलेक्ट इज द क्वालिटी ऑफ द धर्म। और धर्म जो है वो तो हमने धर्म निरपेक्षता नहीं हासिल करी। तीनों टर्म समझ लीजिए, एक तो धर्म है, एक तो रिलीजन है और तीसरा आपका सेकुलरिज्म। क्या है आपका? सेकुलरिज्म। मेरी बात आप समझ पाए? तो हमने किस टर्म को अडॉप्ट करा है? सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करा है। बात समझ पाए आप? और यदि हम धार्मिकता की बात करें तो ये क्वालिटीज है उसकी। धार्मिकता जो है ये क्वालिटीज है, तो वह व्यक्ति क्या है? धार्मिक है। और इस तरीके से देखें तो हर व्यक्ति पूरे विश्व का वो क्या है? धार्मिक है। बात समझ पाए? लेकिन हमने इस वर्ड्स को नहीं यूज किया। हमने किस वर्ड को यूज किया? सेकुलर वर्ड को यूज किया। इसका मतलब स्टेट हमारा कैसा होना चाहिए? स्टेट कैसा होगा? सेकुलर होगा। इट मींस द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ धर्म के आधार पर उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये इतनी बातें आपको समझ में आई? अब आप समझिए, बस 2 मिनट के अंदर ये क्लास आपकी खत्म कर रहा हूं। ये देखिए, ये आपके क्या है? ऑलमाइटी है। ये सुपर नेचुरल पावर है। क्या है आपका? सुपर नेचुरल पावर। जैसे आप मानते हैं, इन्हीं को आप गॉड मान लेते हैं, इन्हीं को आप अल्लाह मान लेते हैं, इन्हीं को आप सुपर पावर मानते हैं। यही है ना? यहां पे देखिए, ये आपका जो पथ है क्या है? जिस पाथ से आप होकर के गुजरना चाहते हो, इफ यू वांट टू मीट विद योर गॉड, किससे जाना चाहते हैं आप? इस रास्ते से होकर के जाते हो। ये कुछ लोगों का ऐसा है कि वो इस रास्ते से होकर के गुजरना चाहते हैं। बोलो बेटा, कुछ लोग इस रास्ते से होकर के जाना चाहते हैं, कुछ लोग कहां हैं? इस रास्ते से होकर के जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग यहां से जाना चाह रहे हैं। अल्टीमेट गोल क्या है सबका? अल्टीमेट गोल क्या है? ऑलमाइटी से मिलना है। इसका मतलब यहां से यात्रा शुरू करें और वहां तक की यात्रा, इसके लिए आपके क्या है? डिफरेंट वेज है, डिफरेंट पाथ्स है। डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट पाथ्स। वॉट एवर पाथ डू यू वॉन्ट टू चूज, जिस भी रास्ते को आप चूज करना चाहते हो, स्टेट विल नॉट इंटरवीन, स्टेट विल नॉट इंटरफियर द मैटर। बात समझ पाए? इसीलिए इसको क्या कहा गया? पंथ निरपेक्ष। क्या कहा गया? कि वॉट एवर द योर सेक्ट, वॉट एवर द योर पाथ,
ठीक है, स्टेट विल नॉट इंटरवीन। बात समझ पाए? इस रास्ते से भी होकर के जा सकते हो, इस रास्ते से भी होकर के जा सकते हो, यहां से भी होकर के जा सकते हैं, यहां से भी होकर के जा सकते हैं। स्टेट उसमें क्या नहीं करेगा? इंटरवीन नहीं करेगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? हम सिर्फ धर्म को ही नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, हम धार्मिक संप्रदाय को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेरी बात आप समझ पाए? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब जरा देखिए, जरा इस रास्ते से कौन होकर के जा रहा है? यहां से मान लीजिए कि ये रास्ता ऐसा है जो सिया भाई का है, वो उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो यहां से जाने का उनका रास्ता है। यहां कौन है? आपका सुन्नी है, ये इनका एक रास्ता है जो उस रास्ते को फॉलो करके जाते हैं। ये एक कॉमन ग्रुप है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन पीपल है, कॉमन आइडियोलॉजी है। इनका रास्ता ये है और इस रास्ते से यहां तक पहुंचेगी। ऐसा नो? दूसरा, ये कौन है? आपके सुन्नी है, इनकी कॉमन ग्रुप है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन जो है आइडियोलॉजी है और इस रास्ते से पहुंच रहे हैं। यहां पे देखिए, ये कौन है आपके? ये आपके जैन के लोग हैं, इसमें कुछ श्वेतांबर है और कुछ दिगंबर है। तो श्वेतांबर का रास्ता ये है और दिगंबर का रास्ता ये है पहुंचने का। ये आपके हीनयान और महायान है। हीनयान का रास्ता ये है ऑलमाइटी से मिलने का और महायान का रास्ता ये है। बोलो बेटा। और आप जो है, कुछ लोग शैव हैं तो इस रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, सगुण भक्ति धारा के लोग हैं इधर से जा रहे हैं, निर्गुण भक्ति धारा के लोग हैं इधर से जा रहे हैं। अल्टीमेट गोल इज टू मीट विद योर गॉड। कहां से मिलना है आपको? सो व्हाट एवर योर पाथ, जो भी आपका रास्ता है, उस रास्ते को स्टेट क्या नहीं करेगा? इंटरवीन नहीं करेगा। बात समझ पाए आप? उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इट इज योर इनर कॉन्साइंस, आपकी जो अंतःकरण है, जिस रास्ते को आप फॉलो करना चाहते हो, जिसे आप प्रोफेस करना चाहते हो, जिसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसे आप प्रोपोगेट करना चाहते हो, दैट इज द लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये आपकी क्या है? लिबर्टी और फ्रीडम। गॉट माय पॉइंट या नॉट? तो हमने किस वर्ड को यूज किया? पंथ निरपेक्ष को। किसको? पंथ। इस पंथ से मैं निरपेक्ष हूं। ठीक है, आप चलिए यात्रा करिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स पर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या है? देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट इज गिवन बाय द, आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया गया है। बात समझ पाए आप? तो रिस्ट्रिक्शंस है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये जो आर्टिकल्स पढ़ाया, ये सब सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर बताया। 3 शब्दों की व्याख्या करी है मैंने। इन 3 शब्दों को देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यदि इसमें कोई कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।